और डेली डिबेट प्रोग्राम में आज चर्चा लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रणवचा है। 57 सीटों पर मतदान बाकी है। 4 तारीख को नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो अनुमान है, अनुमान का दौर लगातार जारी है। तमाम देश भर के तमाम साइकोलॉजिस्ट, एनालिस्ट, विश्लेषक, पत्रकार अपना अपना अनुमान साझा कर रहे हैं और इसीलिए हमने सोचा कि आज पत्रकारों का एक पैनल, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट का पैनल, उनके साथ चर्चा की जाए कि आखिर इस बार देश में क्या होने वाला है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है या इंडिया अलायंस के दल जो सत्ता परिवर्तन की बात कह रहे हैं वो पूरी होती नजर आ रही है। आज चर्चा इसी पर करेंगे। अलग अलग राज्यों से हमारे साथ अलग अलग स्पेशलिस्ट, अलग अलग जानकार जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का मैं परिचय कराऊंगा और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश से शुभ तिवारी जी जुड़े हुए हैं। शुभ तिवारी जी एग्जीक्यूटिव हेड है बर्न स्टॉर्म कॉर्पोरेशंस के। जमीन पर काम करने का लंबा अनुभव, बड़ी टीम को लीड करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। बात करें अगर पिछले चुनाव के नतीजों और उसके अनुमानों की, तो करीब करीब सटीक बैठते नजर आ रहे थे शुभ तिवारी जी के अनुमान। शुभ तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली लाइन पर। हमारे साथ राजस्थान से शुभ तिवारी जी। मध्य प्रदेश में भी इस बार चूंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये वो इलाके हैं जहां पर अभी चुनाव हुए और तीनों जगह एक नवीन उलटफेर हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरीके की पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस कराया पूरे देश के सामने। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। कहा गया कि हाँ, एक छोटा नेता भी, छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी में मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या इतनी बड़ी जीत के बाद मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है? क्या पहले जैसा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी दोहराती हुई नजर आ रही है? 29 सीटें में से 28 सीटें पिछली बार जीती थी। इस बार क्या स्थिति है? क्योंकि कहा गया कि छिंदवाड़ा भी जीतेंगे इस बार। बिल्कुल, संभावना तो प्रशांत देखिए कही जा सकती है कि 28 सीटें जो है, मुझे लगता है कि कमोवेश वो तो रिपीट कर ही रही है मध्य प्रदेश में। पहले तो मैं आपको एक पूरा ओवरऑल नैरेटिव अगर मध्य प्रदेश का समझा दूं तो मुझे क्या लग रहा है प्रशांत, कि जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ मध्य प्रदेश में और पहले फेज से लेके चौथे फेज तक जो चुनाव हो गया मध्य प्रदेश में, कंप्लीट हो गया। महाकोशल से शुरू हुआ, फिर मध्य और बुंदेलखंड आया, फिर मालवा निमाड़ पहुंचा। चुनाव बहुत बोरिंग रहा इस बार मध्य प्रदेश की बात करें अगर, तो कोई उत्साह ना जनता में देखा गया, ना उत्साह किसी प्रत्याशी में देखा गया। कई सीटों पर हम लोगों ने देखा कि प्रत्याशी अपने लोकसभा क्षेत्र के 50% से ज्यादा क्षेत्रों तक तो पहुंचे ही नहीं प्रचार को लेकर के। उसका एक बड़ा कारण ये रहा प्रशांत की प्रत्याशियों को ये लग रहा था उस फेज में, जो पहले शुरुआती 3 फेज थे उनमें प्रत्याशियों को ये लग रहा था कि जो भी वोट मिलना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलना है। और उन प्रत्याशियों की क्योंकि टिकट कई जगह काटी गई, कई जगह नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया, तो उनकी खुद की इंडिविजुअल इमेज जैसी थी भी नहीं जिसे लेकर के वो जनता के बीच में जा सके। वो एक बड़ा कारण रहा। जहां तक रहा सवाल अब आप छिंदवाड़ा की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार 3 सीटें जो हैं जिनपे कांग्रेस जो है या इंडिया गठबंधन आप कह लें, वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देगी। वो है एक छिंदवाड़ा, दूसरी राजगढ़ और तीसरी रतलाम। इन 3 सीटों पर प्रशांत कारण यह है कि रतलाम जो है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा के बाद जो सबसे कम मार्जिन से जो सीट हारी थी पिछली बार कांग्रेस पार्टी 2019 में, वो रतलाम थी, क्योंकि वहां पर कांतिलाल भूरिया लड़े और लगभग वो 80-82 हजार वोटों से हारे। उसका भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा था कि जेवियर मेणा जो उनके बहुत करीबी थे 2019 में, उन्होंने एकदम से पलटी मारी थी 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद, और वो एक बड़ा कारण रहा उनका 88 हजार से हारने का। तो डिस्पाइट ऑफ जो लहर 2019 में हमने नरेंद्र मोदी जी की देखी थी, उसके बावजूद भी 88 हजार से हारे। तो कांग्रेस को एक उम्मीद वहां है कि आदिवासी सीट है, रतलाम टिपिकल आदिवासी क्षेत्र है, तो उनको लग रहा है कि रतलाम झाबुआ जो है वो शायद इस बार जीत जाए। राजगढ़ स्वाभाविक रूप से, क्योंकि दिग्विजय सिंह वहां से खुद लड़ रहे हैं और आखिरी में उन्होंने चुनाव को कुछ हद तक तो फंसाया। उसका एक कारण ये रहा कि एक तो जो लोकल कैंडिडेट हैं उनकी खुद की इमेज वहां पर इतनी अच्छी है नहीं, वो दूसरी बार तीसरी बार टिकट लेकर आए और चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार ये तो आप पूरे देश में देख रहे होंगे प्रशांत की प्रधानमंत्री जी की जो खुद की एक लोकप्रियता 2019 में थी, उसमें एक माइनर डिक्लाइन है। माइनर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, लेकिन एक माइनर, जो लोगों में उत्साह था 2019 में उन्हें वोट देने का, जो लोगों में उत्साह था आगे आकर के प्रधानमंत्री को वोट करने का, वो इस बार मध्य प्रदेश में तो कम से कम दिखा है। वो लोग चाहते यही है
कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं। और लोग उनसे आप पूछिए, जैसे हम लोग जब जनता से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो जनता ये कह रही है कि हमारी सीट का सांसद हार जाए, मैं इसको वोट नहीं करूंगा, क्योंकि मोदी जी तो 350 सीटें लेके आ ही रहे हैं, ये तो कंफर्म है। मेरा भले हार जाए, अगर मेरा हार भी जाता है तो भी 350 को मैनेज कर ही लेंगे। जैसे इस बार प्रशांत, जनता में एक बहुत ज्यादा मैसेज लोगों में गया, आम आदमी में, मैं किसी विशेषज्ञों की या पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूं, आप आम आदमियों से भी बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, पुरुषों से बात करेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस बार साउथ में इसलिए इतनी ताकत लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हो सकता हो कि इन 4-5 राज्यों में से उनकी 2-2, 3-3 सीटें कम हो जाएं, इसीलिए वो साउथ के राज्य जहां तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसी जगहों पर ताकत वो ज्यादा झोंक रहे हैं ताकि वो सीटें यहाँ कवर कर पाए। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये कि मध्य प्रदेश का चुनाव इस लिहाज से बहुत बोरिंग रहा, लोगों में अपने सांसदों के प्रति नाराजगी और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने का उत्साह, वो दोनों चीजें कुछ हद तक कम दिखे। ठीक बात, हम उस पर भी आएंगे। एक नेशनल पर्सपेक्टिव जो बना है, हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का जो नैरेटिव है। हाँ, मैं छिंदवाड़ा की एक बात आपको बता दूं। छिंदवाड़ा में एक मैसेज बहुत तेजी से, ये पहला चुनाव जिस दिन छिंदवाड़ा में हुआ उसके 4 दिन पहले, कि अगर नकुलनाथ जीत भी जाते हैं तो भी ये जीतने की मुश्किल से 1 से 1.5 महीने बाद बीजेपी में ज्वाइन करेंगे। तो उसका एक अलग माहौल छिंदवाड़ा में बना, और इसीलिए नकुलनाथ की जो पहले लग रही थी कि ये कम से कम 50,000 वोटों से इस बार हारेंगे, वो मुझे लग रहा है कि संभावना उन्होंने शायद मैनेज कर ली। उन्हीं के लोगों ने ये मैसेज फैलाए भी हैं कि मैं जीत भी गया तो भी, आप खुद भी जानते हैं जो घटनाक्रम घटा विधानसभा चुनाव के बाद, पूरी ज्वाइनिंग की तैयारी कमलनाथ की हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों से बीजेपी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि वो जो मैसेज छिंदवाड़ा में फैला, हो सकता हो कि उस वजह से 20 साउथ थोड़ा पिछड़ गए और कमलनाथ जो है वो, मतलब नकुलनाथ, चुनाव जीत जाए। लेकिन उनका ये बहुत क्लैरिटी से मैसेज छिंदवाड़ा में फैला है कि उन्हें बीजेपी तो ज्वाइन करनी ही है, चाहे वो चुनाव के तुरंत बात करें या 4 महीने बात करें। ठीक, थोड़ा सा बीजेपी जहां जहां अकेले चुनाव लड़ रही है, या तो वो स्टेट में पहली पावर है या फिर वो सेकंड पावर है, लेकिन वो अलायंस के साथ नहीं है, उसकी बात कर रहा हूं। जैसे अभी राजस्थान की हमने बात की, मध्य प्रदेश की बात की, छत्तीसगढ़ में भी वो ऐसे ही लड़ रही है, दिल्ली हो गई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये वो स्टेट है, तमाम सारे ऐसे स्टेट है, लगभग 12 स्टेट ऐसे हैं जहां बीजेपी जो है अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, अलायंस के साथ नहीं चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर मतलब आप ये कह लीजिए कि लगभग 187 या 188 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी सीधे तौर पर वो अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इस बार की क्या स्थिति, ये जो इलाका, ये जो पॉकेट है, खास तौर पर हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर, क्योंकि इसमें हिंदी बेल्ट के स्टेट है, क्या यहाँ पर कुछ गेन कर रही है? क्योंकि यह तमाम सारे इसमें ऐसे स्टेट है जहां पर ऑलरेडी अपने पीक पर पहुंच चुकी है भाजपा। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रशांत, जो आप बीजेपी सोलो पार्टी जहां जहां बाइपोलर इलेक्शन में फंस रही है कांग्रेस के साथ, उसकी अगर आप बात करें, पीक लोग बात कर रहे हैं 2019 में बीजेपी जहां पहुंच गई थी वहां रह पाएगी या नहीं, तो देखिए पीक तो एक ही है जहां बीजेपी 2019 में पहुंच गई। मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सुपड़ा साफ किया, गुजरात में सुपड़ा साफ किया, राजस्थान में सुपड़ा साफ किया, ये 3 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ किया, छत्तीसगढ़ में 9 सीटें जीती, सुपड़ा साफ नहीं हुआ, पर 9 सीटें जीती, मेजोरिटी वहां थी। हिमाचल प्रदेश में सुपड़ा साफ हुआ, उत्तराखंड में सुपड़ा साफ हुआ। ये वो स्टेट है जहां बीजेपी अभी, प्रशांत, पता साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जब से प्रधानमंत्री ने 400 का नारा दिया ना, लोगों को वो सीटें जहां पे लग रहा है कि थोड़ा पैंच फंस गया है, जहां उनको लग रहा है कि थोड़ी मुश्किल हो गई है, तो टाइट है, नेक टू नेक है। जैसे राजगढ़ में आप देखिए, रोडमल नागर जिन्होंने 2019 का चुनाव जीता बीजेपी से, और जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, वो बीजेपी छोड़ के आई थी, उन्हें दिग्विजय सिंह ने टिकट दिलाई थी, और वहां पे उन्हें लोकल आदमी जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट दिया, वो 3.5-4 लाख वोटों से जीत गए। अब क्या हुआ है, क्योंकि दिग्विजय सिंह बड़े नेता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, वो हमेशा 2003 में वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद से हटा, लेकिन 2024 तक भी वो अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। तो अब लोगों को लगने लगा कि दिग्विजय सिंह बड़ा नेता है, ऐसे कैसे इतनी आसानी से 3 लाख वोटों से हार जाएगा, तो एक चर्चा बन गई। उन्हें लगा कि दिग्विजय सिंह तो बड़े लीडर हैं, टिकट फंस गई यहाँ पे, यहाँ चुनाव फंस गया। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे क्या लग रहा है कि जिन सीटों पे एनालिस्ट को ये लग रहा है, विश्लेषकों को ये लग रहा है कि सीट फंस गई है, उन्होंने उसको कांग्रेस को अपर हैंड दे दिया, इसीलिए शायद उनको ये लग रहा है कि बीजेपी अपने पीक से नीचे आ जाएगी। ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है प्रशांत, आप 2023 का मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी विधानसभा चुनाव उठा के देखें, तो किसी भी स्टेट में
कोई भी सर्वे ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी कांग्रेस का एकदम से सुपड़ा साफ कर देगी। छत्तीसगढ़ तो वो स्टेट था जहां बीजेपी की सरकार भी नहीं बनती दिख रही थी। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक था, राजस्थान में नेक टू नेक था, तेलंगाना में लग रहा था कि बीआरएस रिपीट करेगी, लेकिन बीजेपी ने तेलंगाना भी गेन किया, मध्य प्रदेश में तो एकदम से सुपड़ा साफ कर दिया, राजस्थान ने एकदम से सुपड़ा साफ करके सरकार बनाई और राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार बना ली। क्योंकि बीजेपी का वोटर प्रशांत, आप उसकी साइकी समझिए, अब वो परफेक्ट होगा, वो एकदम जैसे हम एक जमाने में कांग्रेस का वोटर कहते थे कि कट्टर वोट है कांग्रेसी, अब वो भारतीय जनता पार्टी का वोट कट्टर हो गया। वो बाहर निकल के बात करने के मूड में नहीं है, उसे ये कंफर्म है कि मुझे तो जाना है और बीजेपी का बटन दबाना और वापस घर आ जाना। अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पब्लिक में जाके नैरेटिव सेट करूं, या मैं 4 लोगों को बताऊं कि मैंने तो बीजेपी को वोट कर दिया, या मैं उड़ी होने का वेट करूं, या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2019 के चुनाव के पहले उसका वेट करूं, तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मुझे क्या लग रहा है कि अब हम लोग भी वो समझने में शायद कुछ गलती कर रहे हैं कि बीजेपी का वोटर अब कट्टर वोटर हो गया है, वो फिक्स्ड है, वो मुझे लगता है कि एकदम शांत वोट है उससे इस बार। एक कदम और जाने की कोशिश कर रही है, लड़ाई उस वो वोटर को लेने की है। वो मेरे ख्याल से बीजेपी ने इस बार जो प्रयास किया, आप देखिए, ना तो बीजेपी की तरफ से हिंदू मुसलमान का कोई एजेंडा चलाया गया। अगर आप प्रधानमंत्री का तीसरे चरण के बाद जो बयान आया उसको छोड़ दिया जाए, ना भारत पाकिस्तान इस पूरे चुनाव में आपको कहीं माहौल दिखा। इस बार बीजेपी ने पूरा चुनाव जो है वो लाभार्थियों के मुद्दे पर लड़ा और जाति के मुद्दे पर लड़ा। क्षेत्रीय रिश्तों में आप चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, क्षेत्रीय मुद्दे और जातिगत राजनीति को ध्यान में रख के बीजेपी ने चुनाव लड़ा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी को शायद कहीं ये फील था कि अगर इस बार भी वही हाइपर नेशनलिज्म वाला कोई इशू बनेगा तो वो बैकफायर कर सकता है। क्योंकि मैं ये तो नहीं मानता कि बीजेपी अपने उस वोटर को छोड़कर जो फ्लैगशिप वोटर है 1.5% 2% का, उसको गेन करने के लिए बीजेपी इतनी बड़ी रिस्क लेगी। इसीलिए पार्टी ने शायद इस बार बहुत लो प्रोफाइल, आप देखिए नरेंद्र मोदी के भी बयान जो वायरल हुए वो विपक्ष की तरफ से बयान दिया हुआ और उसको नरेंद्र मोदी जी ने काउंटर किया हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान वाला जो उन्होंने बयान दिया है कि आपके रिसोर्सेज लेके मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, 2014 में मनमोहन सिंह जी ने बोला था, वो बयान अभी किसी नेता ने नहीं दिया विपक्ष के। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कोई नहीं बोल रहा है इस तरह की बातें। लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको इशू बनाया क्योंकि उन्हें कोई मुद्दा बनाना नहीं था ऐसा जिससे उनको ये लगे कि जो हाइपर नेशनलिस्टिक जो हमारा वोटर है वो छिटके, या वो वोट जो 1% 1.5% है वो छिटके। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो गेन कर चुकी है 2019 में, कमोवेश वही स्थिति पर अभी भी रहेगी। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप हिंदी बेल्ट के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इवन गुजरात की बात करें तो कमोवेश वहीं रहेगी। 1-2 सीटें जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो जो भाटी जी की सीट है, वो मुझे क्या लग रहा है कि वो शायद बीजेपी को भी पता है कि कैलाश चौधरी की स्थिति अच्छी नहीं है। लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो आपके राजस्थान के सहयोगी हैं वो शायद मेरी बात को क्लियर करेंगे, मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं है इस चीज का। लेकिन सुनने में ये आया था कि जब उन्होंने पर्चा अपना दाखिल किया रविंदर सिंह भाटी ने, उसके 1 हफ्ते पहले वो अमित शाह जी से भी मिले थे और राजस्थान के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की। मुझे कहीं ना कहीं ये संदेहास्पद लगता है कि क्या कारण रहा कि उन्हें बीजेपी ने रोका नहीं और बीजेपी ने उन्हें बल्कि इस चीज के लिए प्रेरित किया कि आप चुनाव लड़ें और वहां जाके माहौल बनाएं। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता प्रशांत कि 543 सीट्स हैं भारत में और 543 में से सिर्फ राजस्थान की सिर्फ 1 सीट रविंदर सिंह भाटी वाली जो है उसका माहौल इतना तेज बन गया कि लोगों को लग रहा है कि वो तो सांसद बन जाएंगे। मुझे लग रहा है कि कैलाश चौधरी को शायद कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए रविंदर सिंह भाटी को इतना आगे बीजेपी स्वयं लेके आई और उन्हें पीछे से पुश किया कि आप शायद आगे आए। तो जो जाति की राजनीति उस हिस्से में है बाड़मेर की जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद कैलाश चौधरी को सेफ करने के लिए बीजेपी ने ये सब खेल रचा। उत्तर प्रदेश की मैं आपको एक बात बताऊं, जो हिंदी बेल्ट का सबसे बड़ा इलाका है जहां बीजेपी ने पिछली बार भी थोड़ा डेंट खाया था, 62 सीटें आई थी, उसके पहले वाले इलेक्शन में 72 सीटें थी। उसका एक बड़ा कारण बीएसपी का वोट था। बीएसपी का वोट सारी सीटों पर समाजवादी के वोट के साथ शिफ्ट हुआ, जो क्योंकि पहली बार प्रयोग किया गया बुआ और बबुआ वाला, तो वो एक प्रयोग सफल हुआ और बसपा का वोट समाजवादी पार्टी पे शिफ्ट हुआ। इसीलिए बीजेपी को डील करना पड़ा वो जो 10 सीटों का नुकसान हुआ। 2022 का विधानसभा चुनाव आप देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि जो बसपा का जो वोटर है वो सीटों की संख्या अगर देखें, चूंकि 10 सीटें बसपा की थी और 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी की आई और कमोबेश दोनों ही पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो कहा यह जा रहा है, सपा के लोग ये कहते हैं कि भैया बसपा का जो वोट है वो हमको नहीं मिला।
जी, मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि जो बसपा का वोट है जिन सीटों पर, जैसे आप जो मार्जिन की बात हाँ। कर रहे थे, मैं वो बताना चाह रहा था आपको कि जो मार्जिन 20,000, 25,000, 40,000 का उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर रहा, वहां पे आप अगर उन बूथों को उठा के देखें जहां पे बसपा का वोट पुराना बहुत स्टेबल रहा है, वहां पे कुछ वोट बसपा का शिफ्ट हुआ, सपा का पूरा वोट बसपा को शिफ्ट हुआ स्वाभाविक रूप से। लेकिन 2022 का बसपा का चुनाव परिणाम देखें विधानसभा का, तो बसपा का वोट शेयर बता रहा है प्रशांत की जो डिक्रीज, ऐतिहासिक डिक्रीज जो बसपा के वोट शेयर में हुआ है, वो 2024 में अगर लोकसभा चुनाव में बाकायदा फिर से बीजेपी के पास गया तो कांग्रेस और सपा को बहुत दिक्कत होगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि मार्जिन बहुत कम था 2019 के चुनावों में, तो हो सकता हो कि इस बार वो सीटें जिनमें मार्जिन कम था वो सपा निकाल ले या वो कांग्रेस निकाल ले। मुझे लग रहा है कि उन सीटों पर जो बसपा का वोट था वो बहुत बड़ा हिस्सा था जिसने मार्जिन कम किया था, जो अब मुझे नहीं दिखता है कि बसपा का वोट, क्योंकि सपा और कांग्रेस के साथ नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वो या तो बसपा पे ही टैकल रहेगा तो भी सपा कांग्रेस को ठीक बात। नुकसान करेगा, या फिर वो ठीक बीजेपी है। पे शिफ्ट होगा तो भी सपा और कांग्रेस को नुकसान करेगा। ठीक है।